क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे कि वो किस टाइप से आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एएमपी क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, ताकि आपको कोई वहां पे जाके दिक्कत ना हो कि किस टाइप की क्वेश्चन और कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने है पहला ही क्वेश्चन है, गुर्दों में छानने की निम्न इकाई क्या है। पहला है यूरेटर, न्यूरॉन्स, वक्राणु या कोमल संकोच। तो देखिए इसका आंसर है वक्राणु। वक्राणु को हम नेफ्रॉन भी बोलते हैं, जबकि देखिए ये क्या कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में, ये देखिए ये आपका बोमन संपुट है जो कि हमारे कप के आकार का होता है। ये आपका रुधिर कोशिकाएं हो गई। ये इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वक्राणु, जिससे कि ये हमारे गुर्दों में रहता है, यानी किडनी में रहते हैं, कई लाख रहते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर होगा वक्राणु। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि पीले मटर के बीज को हरे बीज से क्रॉस किया जाए तो F1 जनरेशन में सभी बीज किस रंग के होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको मेंडल के चैप्टर से, आपको मेंडल जो कि हमारे क्या है, मेंडल आनुवंशिक के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ जनरेशन, जो कि हमारे मेंडल पिता कहे जाते हैं। अब ये क्या है, यदि पीले मटर के बीज को हरे बीज से क्रॉस किया जाए तो F1 जनरेशन में सभी बीज किस प्रकार के होंगे। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पहला था पृथक्करण का नियम, पहला था अप्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो देखिए पहला इन्होंने कहा है F1 जनरेशन में, पहला ही F1 जनरेशन पूछा है, तो इसमें आएगा पृथक्करण का नियम, यानी इसको हम पहला पृथक्करण अलग अलग उन्होंने करा, तो इसका आंसर होगा पीला, क्योंकि प्रभाविता का नियम है, तो इसका आंसर होगा पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, रंध्र छिद्र के चारों ओर 2 विशेष कोशिकाएं क्या कहलाती हैं। तो इसका आंसर है आपका द्वार कोशिकाएं। रंध्र छिद्र जो कि जब रंध्र खुलता है और बंद होता है इस टाइप से, ये बंद का है, तो रंध्र छिद्र के चारों ओर 2 विशेष कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, तो कहलाती हैं द्वार कोशिकाएं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल विभाजन का विचार कौन सा हार्मोन करता है। देखिए अब ये क्वेश्चन है आपके हार्मोन चैप्टर से, पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स 5 प्रकार के होते हैं। पहला ऑक्सिन, दूसरा जिबरेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक एसिड एंड पांचवा इथाइलिन हार्मोन। देखिए मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको एक इन चारों के बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो वृद्धि वर्धक हार्मोन होता है, जो कि पौधों में वृद्धि करता है, या जो कि हम और उसका और भी बहुत सारी यूज है उस ऑक्सिन हार्मोन के। खरपतवार को रोकना, खरपतवार क्या होता है, किसान खेती करता है, मीठ फसल को उगाता है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, गेहूं, धान, बहुत सारे हैं, ज्वार, लेकिन उसके चारों ओर कई छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, वही कहलाते हैं खरपतवार। तो उन्हीं को रोकने के लिए किसान क्या करता है, ऑक्सिन का छिड़काव करता है। दूसरा आपका है हार्मोन जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी वृद्धि वर्धक है, वो भी पौधों को बढ़ाता है। वो उसमें एक और चीज है खास, वो द्विवर्षीय पौधों को एक वर्षीय में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा आपका है साइटोकाइनिन, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। साइटोकाइनिन सेल विभाजन करता है। एक सेल से एकमात्र कोशिकाओं से जब पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, तो वही जो वो कौन सा हार्मोन करता है, तो यही है साइटोकाइनिन हार्मोन।
सेल विभाजन का काम साइटोकाइनिन हार्मोन करता है। मैंने 3 तो बता दिए, लेकिन चौथा बता रही हूँ, एब्सिसिक एसिड। देखिएगा, अभी तक तो मैंने पहले तो का हार्मोन बताया है ऑक्सिन और जिबरेलिक, जो कि वृद्धि वर्धक थे। लेकिन यहाँ जो एब्सिसिक एसिड है ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, जो कि पौधों की वृद्धि को रोकता है। क्लियर है? जो कि पौधों की वृद्धि को रोकता है, उस हार्मोन को हम क्या बोलेंगे? एब्सिसिक एसिड। एंड लास्ट एंड नेक्स्ट आपका हार्मोन है इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में। तो आपसे इस 5 हार्मोन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके ईएम युक्त में आने के लिए। गैसीय यही पूछ सकता है कि बताइए गैसीय हार्मोन कौन सा है? तो इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन का मेन यूज क्या है? फल पकाने का यूज है इथाइलिन हार्मोन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको 5 हार्मोन के बारे में डिस्कस कर दिया। सो इसका आंसर है लेकिन साइटोकाइनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र के उत्पाद क्या है? देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम। देखिए, इकोसिस्टम हमारा जल का भी होता है, स्थल का भी होता है, ठीक है, वन का भी होता है। तो सब इकोसिस्टम क्या है? अब इकोसिस्टम, अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सभी हरे पौधे एल्गी और फंगी, सभी हरे पौधे और कुछ नीली हरी एल्गी, सभी सूक्ष्म जीव और विकटनकारी, एंड नेक्स्ट है ना सिर्फ घास। तो देखिए पहले मैं थोड़ा आपको बताऊं ये क्या है पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब है कि निम्न से लेकर उच्च स्तर तक का पूरा जो एक सिस्टम होता है उसे कहते हैं इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। हमने स्थल का ले लिया, स्थल का ले लिया जैसे हरी घास। पहले हरी घास, घास क्या है? उसमें क्या है? क्लोरोफिल होता है, जो कि वो अपना भोजन स्वयं बना सकती है घास। ठीक है, क्या हम अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? नहीं, हमारे में वो फीचर्स नहीं है कि हम अपना भोजन स्वयं बनाएं। लेकिन हरे पेड़ पौधे में ये फीचर्स हैं, इसीलिए उनको उत्पादक कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उनको उत्पादक बोलते हैं, और जो उनसे भोजन ग्रहण करते हैं उनको उपभोक्ता बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अब इसमें क्या है? सभी हरे पौधे एल्गी और फंगी। नो, फंगी नहीं होगा, फंगी मतलब फंजाई। सभी हरे पौधे और कुछ नीली हरी एल्गी। देखिएगा, सभी हरे पौधे और कुछ नीली हरी एल्गी, नीली हरी एल्गी ये भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी सूक्ष्मजीव और विकटनकारी नहीं, ये नहीं बना सकते हो। सिर्फ घास नहीं, ये भी तो आएंगे क्योंकि हरे पौधे नीली हरी एल्गी भी तो आती है। सिर्फ घास कैसे हो गया? सभी होगा ना, खाली घास ही पे पौधा नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका सभी हरे पौधे और कुछ नीली हरी एल्गी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन का पर्यावरण के उच्च स्तर में किसके द्वारा उत्पादन होता है? देखिए ओजोन, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ये तो 9 से क्या आपका 6 क्लास से आपका ओजोन परत क्षय होती जा रही है। किसके कारण? ये तो आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर की जो गैस निकलती है वो बहुत नुकसानदायक हो रही है ओजोन परत के क्षय होने में, यानी उसके नुकसान होने में, उसके क्षीण होने में बहुत ज्यादा उसका वो हो रहा है, यूज हो रहा है। तो इसमें क्या है? इंफ्रारेड विकिरण, यूवी विकिरण, यानी यूवी विकिरण। यूवी का मतलब क्या है? अल्ट्रा वायलेट रे। यूवी विकिरण, यूवी अल्ट्रा वायलेट रे। तो इसका आंसर होगा यूवी विकिरण। क्लियर है? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाल किस काम के लिए उत्तरदायी है? देखिए, नाल प्लेसेंटा, जब
नाल, जब बच्चे की जो नाल होती है वो मात्र से जुड़ी होती है, माता से जुड़ी होती है, उसे कहते हैं प्लेसेंटा। क्लियर है? तो नाल किस काम के लिए उत्तरदायी है? O2 का परिवर्तन होना, यानी ऑक्सीजन का परिवर्तन होना, कचरा सामग्री का हटाना, जो भी बॉडी का कचरा होता है। ठीक है, क्लियर? पहले मैंने आपको बता दिया है कि नाल कैसे जुड़ी होती है। ग्लूकोज का परिवर्तन होना, या इनमें से सभी। तो देखिए इन सभी का यूज हमारी बॉडी में होता है, तो इन सभी का होता है, क्या आंसर होगा इसका? इनमें से सभी। क्लियर है? अब चलते नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका सीरोकोलोन किस में मौजूद है? देखिए ये आपका चैप्टर है डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि जीवों में विविधता, उस चैप्टर से है जो कि आपके अलग अलग फाइलम से हैं। प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीडेंटेटा, ये सब हैं। तो उसमें ही अलग अलग सबके प्रोटोजोआ के अलग लक्षण हैं, पॉरीफेरा के अलग लक्षण हैं, सीडेंटेटा के अलग लक्षण हैं। तो हर फाइलम के अलग अलग लक्षण दिए हुए हैं, जो कि आपको एएमयू के लिए हर लक्षण से पूछ सकता है। तो आप थोड़ा सा उस पर, क्योंकि वो जो चैप्टर मैंने बताया जीवों में विविधता बहुत इंपॉर्टेंट है ईएमयू के लिए, तो आप पहले उस पर ज्यादा थोड़ा सा फोकस करेंगे कि उस चैप्टर से हर ईयर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वो चैप्टर आप थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उस लक्षण डिस्कस करेंगे जिसमें सारे लक्षण दे रखे हैं, और उस जो लक्षण दे रखे हैं उसी में से एक क्वेश्चन है सीरोकोलोन किन में मौजूद है? नेमेटोड्स, एनिलिड्स, सिनेट्रेट्स या इकाइनोडर्मिड्स, ये सब फाइलम है। तो पहले इसका आंसर है नेमेटोड्स। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, स्टार्च, तेल और प्रोटीन ग्रैन्यूल जैसी सामग्री किस सेल ऑर्गेनल में स्टोर होती है? क्या कह रहा है? स्टार्च, तेल और प्रोटीन ग्रैन्यूल जैसी सामग्री किस सेल ऑर्गेनल में स्टोर होती है? तो देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस, इसमें तो नहीं होती है। लाइसोसोम, लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। तो ये इसका आंसर है, स्टार्च, तेल और प्रोटीन ग्रैन्यूल सामग्री किस सेल ऑर्गेनल में स्टोर होती है? इसका आंसर है ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, डाली वाला और यूनिक्लिएट मांसपेशियां किसकी विशेषता है? यानी ब्रांच। डाली वाला साफ लिखा है ब्रांच्ड, एंड यूनिक्लिएट मांसपेशियां किसकी विशेषता है? तो देखिए दिल यानी हार्ट, हार्ट की मांसपेशियां, इसका सीधे आंसर है। लेकिन इसी में क्या होता है? ब्रांच, ब्रांच होता है हार्ट में। और हार्ट के से मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। क्लियर है? तो इसका आंसर है दिल की मांसपेशियां। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, कौन सा ऊतक पौधे को ठोस और कड़ा कर देता है? ये आपका चैप्टर है टिश्यू से, ये क्वेश्चन आपका है टिश्यू चैप्टर से। देखिएगा आपके 9th में पहला चैप्टर है सेल, और सेल के बाद सेकंड चैप्टर टिश्यू। टिश्यू क्या है? सेल इकाई है और सभी इकाइयां मिलकर एक क्या बनाती हैं? टिश्यू। तो उसी चैप्टर से है टिश्यू से कि कौन सा ऊतक पौधे को ठोस और कड़ा कर देता है। तो ये सारे ऊतक हैं, इसमें से इसका आंसर आएगा स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, अनिद्रा की बीमारी किस कारण होती है? तो इसका तो आंसर है आपका ट्राइपेनोसोमा एसपी। इसका बिल्कुल आप, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हर बार कई साल आ चुका है ये। इसका आंसर है ट्राइपेनोसोमा एसपी। क्लियर है? नेक्स्ट
किसमें पाया जाता है? अब देखिए, दो कक्ष, दो चैम्बर, हार्ट। मैंने क्या बताया था अभी आपको, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट 2 चैम्बर होते हैं मत्स्य यानी मछली में, मत्स्य में। अगर यहाँ पे 2 कक्ष की जगह 3 कक्ष पूछता तो 3 कक्ष किसमें होते हैं? तो वो होता आपका जल स्थल चल यानी मेढक स्थल चल। ठीक है, तो यहाँ पूछा है आपका 2 कक्ष वाला हृदय किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर मैंने क्या बताया, मछली यानी फिशिस, यानी इसका क्या है, मत्स्य। मत्स्य में 2 कक्ष पाए जाते हैं और ह्यूमन में 4 कक्ष पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, मनुष्यों में लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? देखिएगा, मनुष्य में लिंग आप सभी जानते होंगे कि नर में क्या होते हैं, एक्स वाई, और मादा में क्या होते हैं, एक्स एक्स। ठीक है, तो यहां पे आपको ये क्लियर हो रहा होगा, यहां पर नर के तो एक्स एक्स, लेकिन मादा के एक्स, नर के एक्स वाई और मादा के एक्स एक्स। तो यहां पर जब भी यहां पर अगर हमने क्रॉस कराया एक्स वाई और एक्स एक्स में, तो यहां पर किसके द्वारा लिंग परिवर्तन होगा, नर के द्वारा। ठीक है, तो मनुष्य में लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? एक्स गुणसूत्र के द्वारा या वाई गुणसूत्र के द्वारा, या दोनों एक्स और वाई गुणसूत्र, या ए और बी गुणसूत्र। तो किसके द्वारा निर्धारित होता है? वाई के द्वारा। तो इसका आंसर होगा वाई गुणसूत्र। नेक्स्ट, नर बीजी लक्षण किसमें पाए जाते हैं? देखिएगा, अब जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा या टेरिडोफाइटा। जिस प्रकार अभी हमने जो क्वेश्चन अभी मैंने जीवों में विविधता वाला कहा था कि इसमें अलग अलग फाइलम होते हैं, उसी प्रकार पौधों में भी अलग अलग फाइलम होते हैं। जैसे थैलोफाइटा में थैले के आकार का आएगा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। ठीक है, टेरिडोफाइटा में इसके बाद से आएगा टेरिडोफाइटा, जिसमें कि जड़, तना, पत्ती में विभेदित हो जाता है पौधा। अब यहाँ पूछा है नग्न बीजी लक्षण किसमें पाए जाते हैं? तो जो सब फाइलम हो गए, और इसमें चलेगा जिम्नोस्पर्म में नग्न बीजी लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके आज यही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आपसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।